Hello students. So today in this video I am going to start gravitational chapter. So let's get start. So आप सभी को पता है कि हमारे यूनिवर्स में चार फंडामेंटल फोर्सेस ऑपरेट करते हैं और वो जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन चार फंडामेंटल फोर्सेस में जो आपका पहला फोर्स है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सो फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑपरेट्स इन अवर नेचर. जो पहला फंडामेंटल फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. सो फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सेकंड फंडामेंटल फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. सो सेकंड इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. थर्ड फंडामेंटल फोर्स इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और यू कैन से स्ट्रॉन्ग फोर्स. सो दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स which is operating inside the nucleus, strong nuclear force. And the fourth fundamental force is called weak nuclear force or you can say weak force. तो हमारे नेचर में ये चार फोर्स ऑपरेट करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप सभी को पता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ है जो कि आप 12th क्लास में स्टडी करेंगे फिजिक्स में. और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये सब आप न्यूक्लियर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पे आप डीकेस पढ़ेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है. सो सब ये आप न्यूक्लियस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. और आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है. तो आप सभी को पता है कि जो अर्थ होती है अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है हर बॉडी के ऊपर जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. आप सभी को पता है. एंड द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है. सो दिस इज अवर अर्थ. ओके, सो ये हमारी अर्थ हो गई और इस अर्थ के ऊपर मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो जिस फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को पुल करती है यानी खींचती है अपनी तरफ, दिस पुल या दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ओके, अब देखिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सो लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और यू कैन से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स होता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का मतलब होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये पूरे यूनिवर्स में ऑपरेट होता है यानी हर जगह ये ऑपरेट होता है. चाहे आप अर्थ पे बात कर लो, चाहे आप मून पे बात कर लो, स्पेस में बात कर लो, यानी पूरे यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट होता है. चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट मैसिव हो या उसका काफी कम मास हो. जैसे फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं फॉर एग्जांपल पेन या चौक या क्रिकेट बॉल, ये सभी ऑब्जेक्ट का मास काफी कम होता है. और हमारी जो हेवनली बॉडीज होती है, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, जैसे हमारी अर्थ हो गई, हमारे प्लैनेट्स हो गए, हमारा स्टार हो गए, हमारे मून हो गए, तो ये जो सब होते हैं इनका का मास जो होता है वो काफी ज्यादा होता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका यूनिवर्सल होता है यानी कि यूनिवर्स में हर जगह पे ऑपरेट होता है, हर ऑब्जेक्ट के बीच में ऑपरेट होता है. मेन और नेसेसरी कंडीशन ये है कि उन ऑब्जेक्ट्स का मास होना चाहिए. सो जब भी आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. सो इट इज यूनिवर्सल और अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ध्यान देना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका अट्रैक्टिव इन नेचर होता है यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में. फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक का मास आपका कैपिटल एम है, एक का मास आपका स्मॉल एम है. तो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यानी एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. लेकिन जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है. जैसे दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका रिपल्सिव होता है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका अट्रैक्टिव होता है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बट योर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इट इज यूनिवर्सल. देखिए उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो होती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका एक वीक फोर्स होता है.
आउट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, यानी सबसे जो वीक फोर्स होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसको अब हम समझते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि न्यूटन्स ने अपना जो ग्रेविटेशनल का लॉ था वो क्या दिया था। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट। मैं इसको इरेज कर देता हूं कि न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले उसको देखते हैं। ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में यानी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। सो लेट अस डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे न्यूटन ने दो रिलेशन को यहाँ पे निकाला था। फर्स्ट इज द कि मान के चलिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। सो लेट अस टेक टू ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास लेट अस टेक m1 है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास लेट अस टेक m2 है। सो आई हैव टू ऑब्जेक्ट, वन हैज मास m1 एंड द अदर हैज मास m2, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डिस्टेंस है विच इज कैपिटल R। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है एंड दोज ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग लाइक m1 आपका अर्थ हो सकता है। यू कैन टेक लेट्स एन एग्जांपल, m1 आपका अर्थ हो सकता है और m2 जो है आपका यहाँ पे कोई प्लैनेट या कोई भी आपका सैटेलाइट हो सकता है, जैसे नेचुरल सैटेलाइट मून ले लेते हैं। तो m2 आपका मून हो गया। तो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R। ओके, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब न्यूटन ने क्या बोला कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में या इन दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के प्रोडक्ट पे। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा इन दोनों के बीच में। सो लेट अस टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और उसने सेकंड जो रिलेशन दिया था वो बोला था इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑपरेट होगा वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी रिलेशन की वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोल रहे हैं आप देख सकते हो, क्योंकि जो फोर्स है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस इंक्रीजेस देन द फोर्स विल डिक्रीज। यानी अगर r² बढ़ेगा, अगर आपका r² बढ़ेगा तो आपका जो F होगा वो कम होगा। इट मीन्स दिस रिलेशन फॉलोज इनवर्स लॉ। इनवर्स मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। लेकिन ये जो आपका यहाँ पे मासेस है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसी प्रोपोर्शन में दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है, सो यहाँ पे r का स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे स्क्वायर वर्ड आ गया, इनवर्स यानी कि 1/। सो दिस इज दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो लेट अस टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है कि जो आपका F है यानी कि जो आपका फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड डिवाइड बाय योर r²। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो आपको पता है कांस्टेंट आएगा एंड लेट अस नेम दैट कांस्टेंट एज कैपिटल G। सो कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r²। तो ये जो आपका यहाँ पे कैपिटल G होता है, ये जो कांस्टेंट होता है इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसी कांस्टेंट का नाम रख दिया था हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो कांस्टेंट है मतलब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन का फोर्स ये यूनिवर्स में हर जगह ऑपरेट होता है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल के आई थी दैट कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करी थी न्यूटन ने तो वो जो निकली थी दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। सो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट। ये जो निकल के आई थी आपकी g की वैल्यू जो निकल के आई थी। ठीक है, ये निकली कैसे थी, सिंपल, आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर ले लो, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑपरेट होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G। सो इस तरीके से हम इस कैपिटल G की वैल्यू को
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैपिटल जी की जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कैसे आई है, चलो इसको देख लेते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जी को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो यहां से आपका जो जी होगा वो क्या आ जाएगा, सो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। तो आप सभी को पता है जो f होता है यानी फोर्स, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। r यानी कि सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। सो मीटर स्क्वायर हो गई क्योंकि r स्क्वायर है। अपॉन में m1 इज द मास, m2 इज द मास। सो मास इंटू मास यानी केजी। सो मास की यूनिट केजी होती है, तो क्या हो गया आपका, केजी का स्क्वायर हो गया। सो यूनिट क्या बन गई आपकी, सो द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये न्यूटन ने एक लॉ दिया था ग्रेविटेशन का कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उन ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट पास पास होंगे तो उनमें ज्यादा फोर्स लगेगा, और अगर मैं उनके सेपरेशन बढ़ा दूं यानी उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं तो उनका जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, अगर दो ऑब्जेक्ट पास होंगे तो ज्यादा खींचेंगे एक दूसरे को, ज्यादा इंट्रैक्शन होगी, और दूर होंगे तो इंट्रैक्शन कम होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो कितना लगता है। फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं कि, अच्छा एक और बात, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है हम डे टू डे लाइफ में उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है, ये आपके पास एक क्रिकेट की बॉल हो गई और एक आपके पास एक दूसरी क्रिकेट की बॉल हो गई। सो लेट अस टेक, इसका मास कुछ m1 है, इसका मास कुछ आपका m2 है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इसका मास है वो आपका अराउंड 400 ग्राम है, 400 ग्राम, और इसका जो आपका मास है वो भी आपका अराउंड 400 ग्राम है। तो अगर आप इन दो क्रिकेट के बॉल के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करोगे और इनके बीच में कोई सेपरेशन आ रहा है, तो ये जो आपका फोर्स आएगा ये काफी कम आएगा, यानी 10⁻⁻20, यानी बहुत ही स्मॉल एक वैल्यू आएगी। इसीलिए डे टू डे लाइफ में हम ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते अर्थ के ऊपर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। लेकिन हाँ, अर्थ जो होती है वो अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है हर ऑब्जेक्ट पे, वो हम महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ हो गई, सो दिस इज योर अर्थ, और मान के चलिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट हो गया। लेट अस टेक दिस इज सम ऑब्जेक्ट जिसका मास है आपका 1 किलो, 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हो अर्थ पे, तो आपको पता है अर्थ इस सभी तरफ खींच लेती है। इट मीन्स अर्थ, सो जो अर्थ है वो इस 1 kg की बॉल पे आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल G इज नथिंग बट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सो दिस मच इज कैपिटल G and m1. So let us take m1 is the mass of ball which is your 1 kg. So m1 is the mass of ball which is 1 kg, and m2 is what? m2 is your mass of earth. So m2 is the mass of earth, and you know the mass of earth is around 6 into 10⁻24 kg. So this is mass of earth. And finally the separation, so this is your earth, so this is your earth and this is the cricket ball. सो दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए अब ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर क्या होता है, ये कैपिटल आर होता है डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस होता है, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये आपकी अर्थ हो गई, ये आपकी क्रिकेट की बॉल हो गई, तो अर्थ के सेंटर से जो क्रिकेट की बॉल है उसका जो डिस्टेंस होता है इसी को हम कैपिटल आर कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि अर्थ के रेडियस के कंपेयर में ये जो डिस्टेंस है बॉल का ग्राउंड के सरफेस से ये काफ़ी कम होता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको कैपिटल आर ट्रीट कर सकते हो। ओके, सो कैपिटल आर इज योर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द बॉल, और यू कैन से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और जो अर्थ का रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। Okay, so after substituting all these values like m1 m2 capital R, what we get the force equals to around 9.8. you can say it's around 10, means it's 9.8 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि जब हमने दो क्रिकेट की बॉल के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स देखा था, मान के चलिए दो क्रिकेट की बॉल है और दोनों 1-1 किलो की है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। एक क्रिकेट की बॉल ये रही, एक क्रिकेट की बॉल ये रही, दोनों का मास 1 kg है
और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। और इन दोनों क्रिकेट के बीच बॉल के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स निकल के आता है वो आता है 6.6 इंटू 10⁻11। 10⁻11 आप सोच सकते हो कितना छोटा नंबर है, लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ एक्सर्ट करती है क्रिकेट की बॉल पे विच इज ऑफ 1 kg मास, तो यहां जो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू निकल के आती है डेट इज अराउंड 10 न्यूटन। सो दिस इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इतना फोर्स हम देख सकते हैं। ओके, सो आप बोल सकते हो कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, और वो जो फोर्स है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दो स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं आउट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। उन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे जो वीक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। लेकिन अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करोगे हेवनली बॉडीज के बीच में, तो वो जो वैल्यू आएगी वो काफी ज्यादा आएगी, क्योंकि हेवनली बॉडीज का जो मास होता है वो काफी ज्यादा होता है। और आप सभी को पता है इफ द मास विल बी लार्ज देन द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम विल बी ऑल्सो लार्ज। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, सो मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यानी अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, और अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर अर्थ, तो ये हमारी अर्थ हो गई। सो दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। सो मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। सो लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास तो स्मॉल एम है, और जो अर्थ है इसका मास कैपिटल एम है। लेट अस टेक, okay, so capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the object which is lying on the earth, जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है डेट इज ग्रेविटेशन फोर्स, वो कितना होता है? यू नो, कैपिटल F इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m विच इज द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय सेपरेशन। सेपरेशन क्या है? जो रेडियस है अर्थ का विच इज कैपिटल R, तो इनका सेपरेशन क्या हो गया? कैपिटल R उसका स्क्वायर। सो इतना फोर्स लगेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, आप सभी को पता है। और अगर इनके बीच में फोर्स लगेगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को हम एक ही जगह यहां जी से डिनोट कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे। यहां पे बस एक चीज ध्यान रखना, एक्सेलरेशन यहां पे क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, सो ग्रेविटी जी से होती है, तो इसलिए हम इसके नोटेशन में यहां पे जी यूज कर लेते हैं अल्फाबेट। ओके, सो जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्मॉल जी। अभी स्मॉल m से कैपिटल M कट गया, इसका मतलब अब आपका जो फॉर्मूला यहां पे फॉर्म हुआ दैट फॉर्मूला इज यूर स्मॉल जी। सो यूर स्मॉल जी इज व्हाट? कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी when it is falling freely। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है that is called acceleration due to gravity। ओके, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल कराते हैं या ड्रॉप करते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्योंकि अर्थ एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। और स्मॉल जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या आ गया? कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय R स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमें इस फॉर्मूले से पता चली है। देखिए क्या पता चला है, आपका फॉर्मूला बन गया स्मॉल g दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक बात पता चली है, वो बात ये पता चली है कि जो स्मॉल g है वो इंडिपेंडेंट है। स्मॉल g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका स्मॉल g है
वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता. स्मॉल जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ जो भी आपका ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उस पर. सो एम इज द मास ऑफ अर्थ, यानी जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस पे, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ. इसका मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे ड्रॉप करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट भारी हो चाहे हल्का हो, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से, इट विल रिमेन सेम और यू कैन से इट विल रिमेन कांस्टेंट. और ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ें पता है. हमें कैपिटल जी की वैल्यू पता है. कैपिटल जी हमारा 6.67 होता है, या आप बोल सकते हो 6.7. सो इट्स 6.7. एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको इरेज करके. 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये तो कैपिटल जी होता है. कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ विच वी नो दैट मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू आवर 6 इंटू 10⁻24. सो अर्थ का मास हमारा कितना होता है? अर्थ का मास हमारा होता है 6 इंटू 10⁻24. 6 इंटू 10⁻24 kg. सो दिस इज द मास ऑफ अर्थ. और जो रेडियस होता है अर्थ का, रेडियस इज इक्वल्स टू अराउंड 6.4 इंटू 10⁻6 दिस मच मीटर. सो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. सो ये सारी वैल्यूज डाल के जब हम स्मॉल जी निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 meter per second square. It means the acceleration due to gravity due to earth is 9.8 meter per second square. यानी कि अगर हम अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, उसकी वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. और प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, इस जी की वैल्यू को हम स्मॉल जी को अराउंड 10 ले लेते हैं. फॉर सिंप्लीफिकेशन हम जी की वैल्यू कितना ले लेते हैं? अराउंड 10 ले लेते हैं. सो वी टेक जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, कैलकुलेशन के दौरान जनरली हम जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए. अब इसको समझते हैं. देखो ये जी होता क्या है, देखिए. सो दिस इज अवर अर्थ. लेट अस टेक, सो दिस इज अवर अर्थ. ये हमारी अर्थ है यहाँ पे. सो दिस इज अवर अर्थ. और हमने इस अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया. फॉर एग्जांपल ये कोई छत है. दिस इज अवर रूफ टॉप. ये कोई छत है. इस छत से हमने किसी बॉल को, सो यहाँ पे मेरे पास कोई बॉल है, उस बॉल को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. सो दिस इज माई बॉल. अच्छा, अब ये बॉल शुरू में रेस्ट पे है. सिंस द बॉल इज एट रेस्ट, है ना, इनिशियली बॉल रेस्ट पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0. अब जैसे ही मैं इस बॉल को नीचे ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? इस बॉल पे आपको पता है जब भी ये छत पे रखी है, चाहे ये छत पे रखी हो, चाहे मैं इसको ड्रॉप करा दूं या फ्री फॉल करा दूं. फ्री फॉल मतलब, अच्छा एक टर्म मैंने आपको अभी बोली है फ्री फॉल, एक बार उसको समझ लेते हैं. आई थिंक काफी बच्चे सोच रहे होंगे फ्री फॉल क्या होता है. फ्री फॉल का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और वो मूव कर रहा है ओनली ग्रेविटी की वजह से, सो दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते हो एक सर्टेन हाइट से, तो वो ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में होता है? फ्री फॉल सिचुएशन में. और हम मान के चलते हैं कि जो एयर का रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना. एयर के रेजिस्टेंस को हम नहीं मान के चलते हैं कि उस टाइम नहीं है. वैसे होता है लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम उसको नेगलेक्ट करके चल देते हैं. अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट शुरू में छत पे रखा था ये बॉल, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. जैसे ही हमने इस बॉल को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने के 1 सेकंड बाद जैसे ही मैंने देखा, सो जस्ट आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद बॉल की जो स्पीड हो गई वो आपकी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड. वैसे 9.8 होती है लेकिन यहाँ पे मैं एक अप्रॉक्स 10 लेके चल रहा हूँ आसान करने के लिए. जैसे ही फिर 2 सेकंड हुआ, बॉल की स्पीड कितनी हो गई आपकी? 20 मीटर पर सेकंड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है कि हर सेकंड में स्पीड कितनी चेंज हो रही है. तो हर सेकंड में बॉल की स्पीड कितनी चेंज हो रही है? 10 चेंज हो रही है. जैसे ही 3 सेकंड होंगे, 3 सेकंड बाद बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड. इसी तरीके से जैसे ही ग्राउंड को बॉल हिट करेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो आफ्टर लेट अस टेक 10 सेकंड,
तो 10 सेकंड बाद बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। तो शुरू में बॉल की स्पीड कितनी थी 0 मीटर पर सेकंड, शुरू में बॉल की स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो उसकी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। वाई? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली नीचे आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो वहां पे जो जी होगा वो आपका हम +10 लेके चलेंगे, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी लगातार क्या होगी इंक्रीज होगी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो आप सभी को पता है न्यूटन्स ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए। एक बार हम जल्दी से उन इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि आपको पता होगा। सो न्यूटन गेव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बॉडीज, है ना। सो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि मैकेनिक्स में जो फोर्स होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या डिस्टेंस, उनका जो रिलेशन होता है वो सब न्यूटन की 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमें पता चलता है। और वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करती है। सो आपको पता है जो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन की, दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन की s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, सो इन्हीं 3 इक्वेशन को अंडर फ्री फॉल अगर हम लिखें, तो अगर हम इन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडर फ्री फॉल की कंडीशन में लिखें, अंडर फ्री फॉल, तो फ्री फॉल के दौरान क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी में फ्री फॉल के दौरान वो आपका a इक्वल्स टू आपका g हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्लेस स्मॉल a बाय कैपिटल G। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउन मूव कर रहा है, ओके, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहां जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी उसमें आपको जो g की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो v आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी आपकी v स्क्वायर। सो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। एस इज द हाइट या डिस्टेंस जितना वो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है। ओके, सो फ्री फॉल की सिचुएशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वहां पे आपको g पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी ग्राउंड से नीचे से हम ऊपर फेंके अगर किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार कम होगी। तो उस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ओके, तो उस केस में आपको g की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। यू हैव टू टेक g एज नेगेटिव, ओके, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी लगातार कम होगी। ओके, सो यहाँ आपकी जो v होगी दैट इज इक्वल टू v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और आपकी जो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 2gs। ओके, जस्ट नेगेटिव साइन आ जाएगा g के सामने। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। अब हम बात करते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वेट और मास क्या सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो देखो, जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, वेट होता है जो किसी भी बॉडी का, इट इज नथिंग बट द फोर्स। जो वेट होता है वो एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ उस बॉडी को खींच रही है। सो वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है, बॉडी का वेट होता है कि उस पे कितना फोर्स लग रहा है, द फोर्स
बाय विच दैट बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, यानी अर्थ की तरफ कितने फोर्स से वो बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, दैट इज योर वेट। तो वेट आपका नथिंग बट इट्स अ फोर्स। तो वेट आपका फोर्स होता है। और जो मास होता है, देखो मास का मतलब क्या होता है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मास का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, यानी कितना उसमें मैटर भरा हुआ है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो मास होगा वो क्या होगा, हमारी मसल्स हो गए, हमारी बोन्स हो गई, हमारा हेयर हो गया, स्किन हो गई, हमारे ऑर्गन्स हो गए, हमारे टिश्यूज, मतलब ये हमारा जो सारा मैटर है दैट इज इनका जो ये जो होता है दैट इज कॉल्ड मास, है ना, यानी कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर भरा हुआ है। सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट और कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर भरा हुआ है वो तो उसका मास होता है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है किसी भी बॉडी का कि कितने फोर्स से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज इट्स वेट। ये वेट होता है। अब चलो वेट का एक बार ना फॉर्मूला देख लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मूला ऑफ वेट। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो बॉडी का वेट होता है दैट इज इक्वल टू द फोर्स। ये किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। जितना फोर्स उस पर अर्थ लगा रही है, अगर हम अर्थ पे बात करें तो वेट, अगर हम मून पे वेट की बात करेंगे तो मून पे किसी बॉडी का वेट कितना होगा, जितना फोर्स मून का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, यानी द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मून। ठीक है। सो वेट जो होता है वो हर प्लैनेट पे अलग अलग होता है, लेकिन मास नहीं बदलेगा कभी भी। अच्छा, सो वेट किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। अब आप सभी को पता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, उसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। तो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी, यानी उस बॉडी पे जो फोर्स अर्थ एक्सर्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, मान के चलिए ये आपकी अर्थ हो गई यहाँ पे, सो दिस इज योर अर्थ। अगर कोई पर्सन अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर कोई पर्सन अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है तो उस टाइम भी उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। तो एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सो मान के चलिए तो ये आपके यहाँ पे अर्थ हो गई, सो दिस इज योर अर्थ, ये अर्थ हो गई। सो अगर कोई पर्सन अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, सो दिस इज सम पर्सन विच इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं तब भी हमारे ऊपर क्या होता है, फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का, तब भी हमारे ऊपर फोर्स लगता है। लेकिन जो फ्लोर होता है, जो फर्श होती है जिस पे हम खड़े होते हैं, वो हमें एक रिएक्शन प्रोवाइड करती है जिससे वो बैलेंस हो जाता है। अगर मान के चलिए आप एक मिट्टी के ढेर पे खड़े हो तो आपको पता है वो मिट्टी थोड़ा नीचे की तरफ बैठ जाती है, धस जाती है ना, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है ना। ओके, वो जो हमें रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये जो पर्सन है जो अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ है, इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी। और यही फोर्स को हम क्या कहते हैं, यही इसका वेट होता है, जितने फोर्स से ये अर्थ की तरफ खींच रहा है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। और मास क्या होता है, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड या प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो वेट निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, बॉडी के मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक, एक बॉडी है जिसका मास आपका 10 kg है, एक बॉडी है जिसका मास आपका कितना है, 10 kg है। ठीक है, सो इसका वेट कितना होगा, सो वेट दैट इज इक्वल टू मास है इसका 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। ओके, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस या फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम 10 ले लेते हैं। सो पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो जिस बॉडी का मास 10 kg होता है उसका जो वेट होता है वो आपका 98 न्यूटन होता है। वेट कितना होता है उसका, 98 न्यूटन होता है। अच्छा, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर हम स्पेस में चले जाएं, अगर हम स्पेस में चले जाएं तो बॉडी का वेट और मास कितना होगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर हम स्पेस में चले जाएं, सो इफ़ वी आर इन स्पेस, अगर हम स्पेस में हैं तो स्पेस में बॉडी का मास कितना होगा और स्पेस में बॉडी का वेट कितना होगा। अगर उस बॉडी का मास अर्थ पे 10 kg है, लेट अस टेक कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो बॉडी है, उस बॉडी का अर्थ पे जो मास है वो कितना है आपका 10 kg है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर अर्थ पे उसका मास 10 kg है तो स्पेस में उसका मास कितना होगा। तो इसका आंसर है कि मास कभी नहीं बदलता, चाहे वो स्पेस में हो या किसी और प्लैनेट में हो, मास तो सेम रहेगा क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर तो नहीं बदलेगी, है ना। लेकिन हाँ, स्पेस में जो वेट होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट इज नथिंग बट द फोर्स। अब स्पेस में ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता ही नहीं है, तो इसका मतलब जो आपका W होगा स्पेस में, W दैट इज इक्वल टू M इंटू जी। तो G जीरो हो गया, सो M इंटू जीरो जीरो हो गया, यानी यहाँ पे उस पर कोई वेट काम नहीं करेगा। यानी स्पेस में जो भी पर्सन है या जो एस्ट्रोनॉट है या जो भी है उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जो वेट होता है वो जीरो होता है। ओके, और वो वहाँ पे फ्लोट करेगा स्पेस में, क्योंकि उसे नीचे खींचने वाला तो कोई है नहीं।
तो वो खड़ा तो हो नहीं पाएगा, है ना। देखो हम अर्थ पे क्यों चल पाते हैं, हम अर्थ पे इसलिए चल पाते हैं क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है चलने के लिए। अगर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे आप स्पेस में देखते हो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो चल नहीं पाते हैं ना, वो फ्लोट करते हैं, एक ही जगह पे रुके रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई सपोर्ट ही नहीं है जो उनके फुट को वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं, अब देखिए जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है मून का, आप सभी को पता है जो मून होता है ना, मून का मास अर्थ से कम होता है, तो मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है या मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। एक रिलेशन आपको शायद पता होगा, ये प्रूफ भी आप कर सकते हो। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे होती है वो आपका 1/6 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपको पता है अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है आपका, 9.8 होता है। तो जब आप 6 से डिवाइड करोगे सो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मून के सरफेस पे ड्रॉप करेंगे, मान के चलिए ये आपका मून है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सो दिस इज योर मून, सो दिस इज योर मून। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं मून के सरफेस पे फॉल कराऊंगा, मान के चलिए इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड है, तो अगले 1 सेकंड बाद इसकी जो स्पीड होगी वो 1.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और अगले 1 सेकंड में लगभग 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, लगभग 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर इसकी 4.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, सो इसका मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मून पे ड्रॉप करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हर सेकंड में अराउंड 1.6 आपकी इंक्रीज होगी। और आप बोल सकते हो कि मून के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो अर्थ के रिस्पेक्ट में या अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 लगता है, यानी जितना अर्थ पे लगता है उसका 1/6 यानी 1/6 हिस्सा उतना फोर्स मून पे लगता है। ठीक है, क्योंकि मून का ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, एक और इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का मास या वेट बोल लो, अगर किसी पर्सन का वेट, सो इफ अ पर्सन हैज वेट, अगर किसी पर्सन का जो वेट है वो 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन है ऑन अर्थ। अगर किसी पर्सन का जो वेट है वो 200 न्यूटन है अर्थ पे, तो उस पर्सन का वेट मून के ऊपर कितना होगा। सो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। सो मान के चलिए आपसे ये पूछा है कि अगर किसी पर्सन का जो वेट है वो अर्थ पे तो 200 न्यूटन है, तो उसका जो मास होगा मून पे, एक तो वो बताइए मून पे मास कितना होगा, और उसका जो वेट होगा मून पे वो कैलकुलेट करिए। तो आपसे दोनों चीज़ें पूछिए, फॉर एग्जांपल मून पे वेट कितना होगा, तो बहुत आसान है, आपको पता है जो वेट है अर्थ पे डेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अब आपको वेट कितना दे रखा है 200, मान के चलिए आपको मास निकालना है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं फॉर एक एग्जांपल, 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं। सो 10 से कितने पे कट गया, 20 पे, यानी मास कितना आ गया उसका 20 kg। अब आपको पता है जो मास होता है वो तो चेंज होता नहीं है, तो मून के ऊपर जो मास होगा, अगेन आपका जो मून के ऊपर मास होगा दैट विल कम आउट टू बी यूर 20 kg। मून के ऊपर मास भी कितना आ जाएगा आपका 20 kg आ जाएगा। तो मून के ऊपर अब वेट निकालना है, सो वेट का फॉर्मूला भी यूज कर लीजिए, W = m/g। तो मून का जो मास होता है, मून पे जो मास है वो तो चेंज होगा नहीं, सो मास तो आपका कितना रहेगा, मास तो आपका अगेन कितना रहेगा 20, और मून पे जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.63 होती है। इसको मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली यहाँ से वेट निकाल सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हो कि अगर अर्थ के ऊपर वेट 200 है तो मून पे कितना होगा उसको 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मून पे जो वेट होता है वो अर्थ का 1/6 हो जाता है। सो यू कैन डू बाय एनी मेथड। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो ये तो था कुछ बेसिक्स जो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद हम कैप्लर्स का लॉ पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, इन सबको डिफाइन करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हमने जो भी हमारा अभी हमने 9th में या जूनियर क्लासेस में जो बेसिक्स पढ़ा था हमने उसको रिवाइज कर लिया है। ओके, सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।